अभी ये इसकी वर्किंग ये समझ में आ गई आपको? ये आपको होमवर्क दिया हुआ था, इसकी क्लैरिटी है? चलो गुड। अच्छा जी, अब मैं आपको कुछ थोड़ी सी अगली बातें डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं डेप्रिसिएशन पे लास्ट डिस्कशन रख रहा हूँ। इसके बाद हमने कल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बातें करनी है। ये कुछ MCQs हैं, इन MCQs को आपके साथ मैं भी डिस्कस करूँगा। आई गिव यू टाइम, ये 3 MCQs ख़ुद से देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपके साथ इसको सॉल्व करूँगा। आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, तीनों MCQs को देखिए। आप अपनी बुक भी ओपन कर सकते हैं और ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इसमें कहता है विच टू ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर कैन नॉट बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग। अब ऑफिस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है। इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन अ स्पेसिफिक लोन टेकन आउट टू पे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू ऑफिस। ये स्पेसिफिक लोन टेकन, ये बात आती है IAS 23 में। आपने इसको पढ़ना है, बोरोइंग कॉस्ट। IAS 23 कहता है कि इसको अकाउंट फॉर करना है, ठीक है। अ पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंट फॉर नहीं करना होता। उसके बाद हायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर यूज ऑन द ऑफिस बिल्डिंग साइट। उस ऑफिस बिल्डिंग साइट पर आपने जो हायरिंग की है वो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। IAS 16 कहता है कि जी आपने इसको शामिल करना है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, ठीक है। तो इसका ताल्लुक जो है IAS 23 के साथ था और इसका ताल्लुक IAS 16 डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। एडिशनल डिज़ाइन वर्क कॉज्ड बाय इनिशियल डिज़ाइन एरर। इनिशियल डिज़ाइन एरर था, उस एरर को सही करने के लिए रीवर्क किया गया, इसको भी शामिल नहीं करते रीवर्क का, ओके। फिर कहता है द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन इज to allocate the cost less residual value on a systematic basis over the asset's useful life। ये इसकी है। Write the asset down to its realizable value, नहीं, ये इसकी रीज़न नहीं है। Accumulate a fund, हम फंड भी accumulate नहीं कर रहे होते इसके अगेंस्ट। And recognize that assets lose value over time। ये बात मैं सख्ती से कहता होता हूँ कि assets की वैल्यू कोई लूज नहीं होती डेप्रिसिएशन की वजह से। Allocation 16 requires an asset to be measured at cost on its initial recognition। measurement at cost होती है उसकी initial recognition पर। Alpha Trading Limited used its own staff assisted by contractors when required to construct a new warehouse for its own use। Identify the cost listed below that cannot be capitalized। उसने अपना स्टाफ यूज़ किया प्रोडक्शन के लिए, उस एसेट को, वेयर हाउस को बनाने के लिए। तो हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सा शामिल नहीं होगा। क्लियरेंस ऑफ द साइट प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर है। प्रोफेशनल सर्वेयर्स फी फॉर मैनेजिंग द कंस्ट्रक्शन, जब तक आप उसकी सर्वेयर से उसकी कंस्ट्रक्शन वर्क को मैनेज नहीं करवाएंगे उसकी नई कंस्ट्रक्शन हो सकती। ATL's ओन स्टाफ वेजेस फॉर टाइम स्पेंडिंग ऑन देयर, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अ प्रोपोर्शन ऑफ ATL's एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बेस्ड ऑन स्टाफ टाइम स्पेंड, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। Which two of the following items should be capitalized within the initial carrying amount of an item property plant and equipment? Cost of transportation of the plant to factory, capital expenditure है। Cost of installing a new power supply required to operate the plant, capital expenditure है। A deduction to reflect the estimated residual value, ठीक है। ये कह रहा था कैपिटलाइज किसको करना है, तो ये तो आपकी उससे रिडक्शन है, कैपिटलाइज नहीं होगी। कॉस्ट ऑफ अ 3 years मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये इंडिपेंडेंटली प्रीपेड एक्सपेंडिचर है, ये प्रीपेड एक्सपेंस है
इंडिपेंडेंट एसेट है, इस वाली बिल्डिंग इस वाली एसेट में कैपिटलाइज नहीं होगा जो आप खरीद रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट एसेट के तौर पर। हुंजा लिमिटेड acquired a new office building in October 14. Its initial carrying amount consisted of, अब उसने जो नई बिल्डिंग खरीदी है उस नए बिल्डिंग में लैंड 2000 की है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर उसका 10,000 का है और एयर कंडीशनिंग सिस्टम 4,000 का। अब ये बात हमने देखनी है कि कहने को ऑफिस बिल्डिंग पूरा एक एसेट है लेकिन उसको अलग अलग डेप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं किसने डेप्रिशिएट होना किसने नहीं। लैंड अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ है, उसको डेप्रिशिएट नहीं करते। बिल्डिंग स्ट्रक्चर और एयर कंडीशनिंग सिस्टम को डेप्रिशिएट करना है। वो कह रहा है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड कंडीशनिंग इज 25 एंड 10 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। 10,000 को आपने 25 ईयर्स पे डिवाइड करना, 4,000 को आपने इसकी यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स पे डिवाइड करना है। When the air conditioning system is due for replacement, it is estimated that the old system will be dismantled and sold for 5 लाख। हम जो ओल्ड सिस्टम होगा उसको 5 लाख का बेच सकेंगे, ठीक है। अब हम इसको, ये 10 मिलियन है, ये 4 मिलियन है, 4 मिलियन में से 5 लाख आपने, क्योंकि रुपीज़ इन 1000 ऊपर देखें लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया हुआ है, उसको आप अगर देख लें तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। 4 मिलियन में से 5 लाख को लेस किया, हमारे पास 3.5 जो है वो इसकी आती है डेप्रिसिएबल अमाउंट, डिवाइड किया उसके 10 ईयर्स पे, और बिल्डिंग स्ट्रक्चर उसकी 25 ईयर्स पे जो लाइफ है उस पर हमने किया, ठीक है जी। तो ये लाइफ दी हुई थी इसकी 25 ईयर्स और 10 ईयर्स उस पर डिवाइड किया, हमारे पास उसकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाती है साल की। उसको 6/12 क्योंकि आपने 1 अक्टूबर को उस पर लिया और आपकी रिपोर्टिंग डेट जो है वो 31 मार्च की है, ठीक है जी। 1 अक्टूबर से 31 मार्च आपने 6 मंथ्स की उसकी डेप्रिसिएशन लेनी है। 375 उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आई। कॉस्ट 16,000 में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करें तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। जी बेटो, कोई पूछने की बात है? क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट IS 16 के मुताबिक कौन कौन सी ये आइटम्स हैं इसकी। स्टैंड बाई जनरेटर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर 7 ईयर्स, बिल्कुल है। फिर उसके प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड फॉर रीसेल, जो हमने रीसेल करने के लिए है वो या तो इन्वेंट्री होती है, ठीक है, या फिर आप उसको कैपिटल एप्रिसिएशन के तहत कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भी आपने देखना है। हमने असल में जो लैंड यूज़ के लिए रखी होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रखी होगी, वो हमारी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का एसेट होगी। जो बेच देनी है वो हमारी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का एसेट नहीं होगी, वो या तो IS 40 का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का या फिर हमारी IAS 2 इन्वेंट्री के लिए चली जाएंगी। अब बस फॉर पिक एंड ड्रॉप ऑफ स्टाफ प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट है। जनरेटर फॉर रेंटल प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट है। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 ये आपका बनता है। उसके बाद an entity acquires a plant in exchange of old machinery which was carrying amount of 760 and fair value of 750 at the rate of exchange। ओल्ड की कैरिंग अमाउंट भी दी हुई है और फेयर वैल्यू भी दी हुई है, ओके ओके। दिस द लिस्ट प्राइस ऑफ प्लांट एक्वायर्ड is 850. The entity is also required to pay cash 55 in this exchange।
at which amount the acquired plant should be initially recognized. आपकी फेयर वैल्यू जो है वो 750 की है, ओके, और 55 उसकी ये है, तो आप न्यू एसेट डेबिट करेंगे। आप ट्रेड इन अलाउंस लेंगे या ओल्ड एसेट का ट्रेड इन अलाउंस, क्रेडिट करेंगे, और कैश आपने पे किया वो क्रेडिट करेंगे। ठीक बात। आप फेयर वैल्यू पर इस एसेट को लेते हैं विच इज़ 750, और इसका कैश पे कर रहे हैं आप 55,000, और डेबिट करेंगे 805,000। तो ये 805,000 भी इसकी करेक्ट बनती है। फेयर वैल्यू एंड कैश पेड, इन दोनों को ऐड करके नया एसेट में इसकी कॉस्ट को डेबिट कराएंगे। ठीक बात। ओके। A company purchased some heavy machinery. The invoice for the machine showed machine 40,000, cost of delivery 900, cost of 12 months warranty on the machine। अच्छा जी, 48,500। In addition, the machine incurred 3.4 million in making modification to its factory so that the heavy machinery could be installed. What should be the cost of machinery in the books? जनाब, आपकी कॉस्ट 46,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी 900, और इसके बाद 3.4 मिलियन इसकी मॉडिफाइड फैक्ट साइट प्रिपरेशन इस 3.4 मिलियन। टोटल कीजिएगा, बनता है 300, और 7 + 3 10 5 50 मिलियन 300,000, 50 मिलियन 300,000। ओके, ये इसकी कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट आ गई। ओके, a business acquired new premises at a cost of 400 million on 1st January 15. In the period to year and 31st March 15, the following further cost was incurred. ठीक है जी, उसने 400 मिलियन की खरीदी थी 1 जनवरी 15 को, और जो पीरियड ख़त्म हो रहा है उसका 31 मार्च 15 तक, उसने क्या कॉस्ट इनकर की? कॉस्ट टू इनिशियल एडॉप्शन ऑफ द बिल्डिंग, ये नए प्रेमिसेस उसने खरीदा। ओके, लीगल कॉस्ट रिलेटिंग टू द परचेज, अभी साथ साथ आप लिखते जाएं। कॉस्ट ऑफ परचेज 400 मिलियन, आप मिलियन में ले रहे हैं। वापस आएंगे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इनिशियल एडॉप्शन 1200
12 मिलियन सॉरी इनिशियल एडॉप्शन। और लीगल 2.5 मिलियन। और मंथली क्लीनिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एयर कंडीशनिंग यूनिट नेसेसरी फॉर मशीनरी टू बी यूज्ड, ये इंडिपेंडेंट एसेट है। इंडिपेंडेंट आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इसमें शामिल नहीं होगी। और कॉस्ट ऑफ मशीन हम खरीद कर हमने मालूम किया व्हाट अमाउंट शुड अपीयर इन द कॉस्ट ऑफ प्रेमिसेस। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ प्रेमिसेस में क्या चीज़ आएगी, ये कॉस्ट ऑफ मशीन है, ये भी इंडिपेंडेंट है सर। तो कॉस्ट ऑफ प्रेमिसेस हमारी ये ऐड कर लीजिए 414.5 मिलियन, ये भी आपका कॉस्ट ऑफ मशीन राइट। ये कितना जी 4.541। अच्छा जी, उसके बाद कहता है जी एंटिटी हैज़ बिल्ट अ न्यू फैक्ट्री incurring following cost. What will be the total amount capitalized in respect to factory? Total amount capitalized. Land build कर रहे हैं जी आप, ठीक है, बाय नहीं कर रहे, बिल्ड कर रहे हैं। तो मटेरियल, लेबर, आर्किटेक्ट, सर्वेयर, साइट, apportioned administration, 9, testing of fire alarm and business rates for the first year। ये देखें जी, इसको क्या बनती है फिगर, टोटल कीजिए ज़रा। $1200 plus $2400 plus 3000 plus 340 694। और इसमें टेस्टिंग फॉर फायर अलार्म, ये भी न्यू बिल्डिंग में आता है। और बिजनेस रेट्स फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है जी, क्या बनती है टोटल हमारा 694050। ये 10 ऐड किया, 10 भी ऐड करो ना जी। कोई बच्चा पूछना चाह रहा सब सर, ये बिजनेस रेट्स क्या होते हैं? ये बच्चे लोकल टैक्सेस को कहते हैं, ये लोकल टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस बाय लोकल गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट टैक्स लगाते हैं उनको रेट्स कहते हैं। तो 1 साल के हैं। वैसे भी आप अगर एग्जाम में ना भी समझ आ रही हो तो आप देख सकते हैं कि ये 1 साल के हैं। अब 1 साल का मतलब है कि एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता। ठीक बात? ओके सर, थैंक यू। मोटर व्हीकल कॉस्ट 400, इट हैज़ एन एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 5 साल ऑफ 40,000। if the sum of digit method of depreciation used, what will be the carrying amount of asset at the end of year 2? देखो बेटा, 4 लाख माइनस 40,000 रेजिडुअल वैल्यू, डेप्रिसिएबल अमाउंट 360, 5 साल का सम ऑफ ईयर डिजिट क्या बनता है? मैंने क्या बताया हुआ, n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना बनेगा? 15 बनेगा सम ऑफ डिजिट। अच्छा, अब आपके पहले साल
5/15 और दूसरे साल डेप्रिसिएबल अमाउंट 4/15। बताइएगा जी। जी 120 और दूसरे साल 196 कैसे यार? 4/15 से कम होना चाहिए, 120 से कम होना चाहिए। 196 है। दूसरे साल का 96 है। हाँ, दूसरे साल का 96। तो उसने क्या पूछा हुआ आपसे? कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ ईयर 2, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी बनती है इसकी 2 सालों की? 216। कॉस्ट कितनी है इसकी? 400। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 216। लेस कीजिए, आपकी नेट बुक वैल्यू आती है 184। बताएं जी, बात समझ में आती है? 2 सालों के बाद क्या? उसके बाद है जी 1 जनवरी 18 मर्क्यूरी लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन फ्रॉम प्लांट अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। लिस्ट प्राइस। अच्छा, क्या कह रहे हैं? ऑन व्हाट अमाउंट द प्लांट शुड बी इनिशियली मेजर्ड ऑन 1 मार्च। 1 मार्च को उसने खरीदा। कह रहा है कि बताएं इनिशियल कॉस्ट क्या होगी, किस तरह से डेबिट करना चाहिए जी? 82,000, 1,500, 2,050। एक मशीन चल रही है ना, मशीन फॉर प्लांट, उसकी इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड परचेज ऑफ 5 ईयर मेंटेनेंस। ये नहीं, ये इंडिपेंडेंट एसेट है। आइटम ऑफ पीपीई है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। कितना सम आता है? अच्छा, अभी ये भी है। To the above ML was granted a trade discount of 10% on the initial list price. इसमें से लेस करेंगे 82,000 का 10%, 8,200। ये लेस करेंगे on the list price of the asset and a settlement discount from 5% if payment for the machine was received within 1 month. ML paid for the plant on 25th March 2018। 1 month के अंदर अंदर ही उसने किया सेटलमेंट डिस्काउंट। ठीक है, तो अब आप ये बताइए, आपकी क्या ये इसको ऐड करके ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने बन रहे हैं आपके? 82 से लेके यहाँ तक की फिगर नहीं, इन सब को टोटल क्या किया आपने? ये टोटल 82,000 से माइनस करके 80। नहीं बेटे, अभी 82 ना लेस करें ना, अभी बताएं इनका टोटल क्या है? जो माइनस किया था उसको ऐड कर देते यार। बाकी बच्चे भी कर सकते हैं टोटल। $85,550, $86,556। बाकी क्यों नहीं कर रहे? बरकत के लिए अटेंड कर रहे क्लास जी? 99950। कोई कंफर्म कर दे कि ठीक है, यही है आपकी कैलकुलेशन। क्यों भाई?
शहरयार, अंसर, अरूश, बरकत के लिए बैठे हुए हो? यस सर, मैं बोल रही हूँ आपको मेरी बात। अब आ रही है, पहले तो नहीं आई थी। यही है। यही है। अब इसको नेट करें तो क्या आता है? इसका 91750 91750। यस सर। अच्छा, अब सेटलमेंट डिस्काउंट बताओ कितना है इसका? 91750 और सेटलमेंट डिस्काउंट वो उसने कहा है कि इसकी जो नेट अमाउंट है वो उसने पे करनी है 5% ऑफ इफ पेमेंट ऑफ द मशीन वॉज रिसीव्ड विद इन 1 मंथ। तो वो पेमेंट जो है विद इन 1 मंथ रिसीव हो गई, ठीक है। अब वो क्या बनता है जी? 82,000 माइनस 8,200, कितनी अमाउंट बनती है नेट? 82,000 माइनस 8,200 क्या आता है 73800 जी? 73800। अब 73800 का 5% क्या बनता है? 3690 3690 लेस करें 91,750 में से। 70110 नहीं यार, 70 कैसे बन गया? 91,000 में से 750 लेस कर रहे हो। 91 ये देखो, इसमें से लेस करना ना बेटे। यस सर, सॉरी सर। 88060 एक मिनट है। एट 060 ये है जिसकी कॉस्ट। उसने पूछा क्या? द प्लांट शुड बी इनिशियली मेड, ठीक है। प्लांट की कॉस्ट आपकी 88,060 आएगी, कॉस्ट ऑफ प्लांट। ओके, पूछना चाहते हैं तो इसमें अच्छा जी, आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ Venice Limited new store began 1st April 19. Following costs were incurred. अब ये फ्री होल्ड हमें मालूम क्या करना है? स्टोर्स कंप्लीट कैलकुलेट द कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड एज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द न्यू स्टोर। उस न्यू स्टोर की आप क्या फ्री होल्ड लैंड है आपके पास, आर्किटेक्ट फी है, साइट प्रिपरेशन प्लान है, मटेरियल, लेबर, लीगल, जनरल ओवरहेड शामिल नहीं करेंगे इसमें आप। तो 4,500 मीन्स 4,500 प्लस 620 प्लस 1,650 प्लस 7,800 प्लस 11,200 प्लस 2,400 क्या अमाउंट आती है जी? 2,400
सर 28180 28170 180 होगी बेटे। 180 सर 180। देखो बेटे 8 इसलिए नहीं आ रहा, आखिर में 20 है इधर और 50 है, तो 7 ही आ रहा है, 80 तो आ नहीं रहा। 80 तो हो ही नहीं सकता ना। आप इसको मैं हो सकता है 1660 लिख लिया होगा, 1650 है। ठीक है जी सर। चलो अब आप ज़रा ये क्वेश्चन सॉल्व करें जी। ये मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज रखी हुई है इधर, इसको आप सॉल्व करेंगे अपने तौर पर। कीजिए ज़रा इसको सॉल्व, मैं पॉज करता हूँ मीनवाइल। ये दो एक्सरसाइजेज हैं आपके लिए छोटी छोटी सी। आपने इस सारी वर्किंग को फॉलो करते हुए इसकी कंपाउंड एंट्री ये आपके सामने और ये डिटेल्ड अकाउंटिंग एंट्री है। ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लीजिए और इसको भी इसी स्पीड में कीजिए ताकि काम कंप्लीट हो जाए। ये बल्कि सॉल्यूशन मौजूद है आपके सामने, आप अगर इसको देखें क्या कह रहा है। मशीन हैविंग यूजफुल लाइफ फॉर 5 years कॉस्टिंग 2 लाख and equipment was installed in the machine on 1st July 2018। ये आपने खरीदी। ये आपने 2 लाख खरीदी 1 जनवरी 16 को, और 1 जुलाई को आपने उसके ऊपर कॉस्ट इनकर की 50,000। ठीक है, अब ये आपकी मशीन बिकॉज ऑफ विच द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इंक्रीज्ड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट सेविंग, ये आपने 1 जुलाई 18 को इनकर की है। उसकी एक इक्विपमेंट इनकर किया आपने। ठीक है, इक्विपमेंट उसके अंदर इंस्टॉल किया सॉरी। तो 5 साल वो जो है यूजफुल लाइफ रख रही है 2 लाख वाली। 2 लाख को आप 5 साल पे डिवाइड करेंगे, 40,000 की डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये आपकी 2016 की, 2017 की। ठीक है जी, और 2018 तक 1 जनवरी आप इसको because of which the efficiency of machine increased, the machine is depreciated on straight line, machine had nil residual value। ठीक है, मैं इसको ढूंढ रहा था। और 31 दिसंबर 18 को वो मशीन आपने जो है वो सेल की है 1,10,000 की, 31 दिसंबर 18। अब आपने पहले साल 1 जनवरी 2000 यस 1 जनवरी 16 से 31 दिसंबर 16 तक उसकी डेप्रिसिएशन 40,000, फिर ऑनवर्ड्स उसकी डेप्रिसिएशन अगले 3 सालों की आपने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, और जो आपकी 50,000 की नई इक्विपमेंट इंस्टॉल की थी 1 जुलाई 18 को, उसकी एफिशिएंसी मशीन की इंक्रीज़ हुई है, यूज़फुल लाइफ इंक्रीज़ नहीं हुई, इसलिए उसकी यूज़फुल लाइफ 2.5 ईयर्स ही है ऑनवर्ड्स। उसकी 6 महीने की डेप्रिसिएशन 6/12 आपने 1 जुलाई 18 से 31 दिसंबर 18 10,000 कैलकुलेट की। टोटल आपके पास 1,30,000 की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन बनती है। मशीन की टोटल कॉस्ट 2,50,000 मिलके 2,50,000 बनी। क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन 1,30,000 बनी। बेची 1,10,000 की, लिहाजा ये प्रॉफिट लॉस में आपका जो है लॉस जा रहा है 10,000। जी बेटे जी, कॉन्सेप्ट क्लियर? तो बात अगर समझ नहीं आई तो पूछ लीजिएगा। जी सर क्लियर है। गुड इनफ। चलो ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। आप लोग अब ये डेप्रिसिएशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट है।
इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कल नया चैप्टर मैं शुरू करूँगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। ऑलराइट, थैंक यू।